आप ये सबसे पहले बताइए स्टार्टअप होता क्या है? हम हर वक़्त सुनते रहते हैं स्टार्टअप, तो ये क्या चीज़ होती है? आपके जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, जब आप उनको एग्जीक्यूट करते हैं फ्रॉम आइडियाज़ टू एग्जीक्यूशन, उस जर्नी को स्टार्टअप बोला जाता है। हम स्टार्टअप को टीचिंग के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? पूरी जो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, इसको अपना पैराडाइम शिफ्ट करना है। मुझे इस एजुकेशन सिस्टम से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र आता है, गैप नज़र आता है हमारे पूरे इंटायर एजुकेशन सिस्टम में कि हम बच्चों को स्पेसिफिकली जॉब्स के लिए तैयार कर रहे हैं और वो भी हम पूरा तैयार नहीं कर रहे, आधा अधूरा। टीचर को किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी चाहिए अपने आप को मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए? अगर आज भी आप एक्सपर्ट रेडियो के मैकेनिक हैं तो आप एक्सपर्ट हैं, बट किसी के पास रेडियो नहीं है। तो हमारे यहाँ टीचर्स का वही हाल था कि उन्होंने अपनी कंटिन्यूस एजुकेशन पे, ग्रोथ पे काम नहीं किया था। कहते हैं टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है ना, वो इतना यूनिक होता है कि उसमें अगर प्यार और इमोशंस और एम्पैथी नहीं है तो वो रिश्ता कभी भी कामयाब रिश्ता नहीं होगा। टीचर्स पे बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ हैं, आपने पेरेंट तक नहीं जाना, जो लिमिट्स होती है ना, अगर उसको बाउंड्री दे दोगे तो फिर टीचर तो फिर उस्ताद तो फिर ख़त्म हो जाएगा ना सारा कॉन्सेप्ट। दोनों को होश के नाखून लेने होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, चाहे वो स्कूल्स की हों, यूनिवर्सिटीज़ की हों, कॉलेजेस की हों। कभी भी आप जब एक्सप्लॉयट करते हैं ना किसी को, तो आप याद रखिएगा आपको बदले में भी एक्सप्लॉयटेशन ही मिलती है। सो हैप्पी टीचर्स, हैप्पी स्टूडेंट्स, हैप्पी पेरेंट्स, हैप्पी सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वसी टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ महरीन मुश्ताक काजी। आई एम होलिस्टिक एजुकेशन फैसिलिटेटर। ये हमारा चैनल है विजडम ट्री एपेक्स स्किल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे हम टीचर्स ट्रेनिंग के बहुत सारे इश्यूज़ लेके आपके सामने आते हैं। हम आपको सिखाते हैं, बताते हैं और एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं। हम एजुकेटर्स को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और वो आपको अपने अपने एक्सपीरियंसेस से एनलाइट करेंगे। तो आज भी एक बहुत ही काबिल उस्ताद हमारे दरमियान हैं, कपिल कुमार। कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बेहतरीन, और थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन और इतना अमेजिंग शो करने के लिए। वी आर हेयर टू सपोर्ट यू। तो मैं जानना चाहूँगी कपिल कि इतनी खूबसूरत स्माइल जो इंसान करता है, वो करता क्या है? बहुत सारे काम करता हूँ, बस कोशिश होती है कि कुछ वैल्यू ऐड की जाए लाइफ में, अपनी भी और अपने साथ जुड़ी पूरी कम्युनिटी के भी। तो आई एम अ टीचर, मैं पढ़ाता हूँ बहुत सालों से, इट्स माई पैशन। बाय प्रोफेशन आई एम वर्किंग विथ स्टेट लाइफ, जो कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरर है। और इसके साथ साथ आई एम वर्किंग विथ स्टार्टअप्स। एक कम्युनिटी है जिसका नाम है द फाउंडर स्पेस, तो मैं उसका फाउंडर भी हूँ, जो कि स्टार्टअप्स को कनेक्ट करती है अक्रॉस पाकिस्तान। एक ब्रिज का काम करती है, एक एग्रीगेटर का काम करती है, जहाँ पर वीसी स्टार्टअप सब कनेक्ट होते हैं। और इसके साथ साथ मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी करवाता हूँ। तो लाइफ में जहाँ जहाँ टाइम होता है वहाँ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूँ। वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़बरदस्त करते हैं। यानी आप गैप्स को फिल करने की कोशिश करते हैं, राइट? जी बिल्कुल। तो आप ये सबसे पहले बताइए स्टार्टअप होता क्या है? हम हर वक़्त सुनते रहते हैं स्टार्टअप, तो ये क्या चीज़ होती है? देखें, जब भी कोई आप शुरुआत करते हैं उसको स्टार्टअप बोला जाता है। सो जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, छोटी एसएमईज होती हैं, या आपके जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, जब आप उनको एग्जीक्यूट करते हैं फ्रॉम आइडियाज़ टू एग्जीक्यूशन, उस जर्नी को स्टार्टअप बोला जाता है। अल्टीमेटली ये स्टार्टअप्स कुछ अरसे बाद दुनिया की बड़ी कंपनीज बन जाती हैं, आपके सामने हैं, अमेज़ोन हो, फेसबुक हो, चाहे वो पाकिस्तान में बहुत सारे स्टार्टअप्स हों, करीम हो, बाइकिया हो। ये सब जब आए थे तो एक कमरे से स्टार्ट हुए थे। एक फाउंडर था जिसका विजन था, जिसने किसी गैप पे काम करने का सोचा था। वो बाद में चलते चलते पूरी कंपनीज बन जाती हैं, हज़ारों लोग उसका पार्ट बन जाते हैं। तो ये स्टार्टअप होता है, एक स्मॉल बिजनेस आइडिया जिसको आप एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसको स्टार्टअप बोला जाता है। अच्छा, हम स्टार्टअप को टीचिंग के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि अब पूरी जो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, इसको अपना पैराडाइम शिफ्ट करना है हमें। चाहे वो अर्ली एजुकेशन हो, चाहे वो हम हायर एजुकेशन की बात करें, चाहे यूनिवर्सिटी की बात करें, हमें अगर अर्ली एजुकेशन से ही एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट पे काम करना शुरू करेंगे, अगर हम बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे
कि आपको इनोवेटर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो वो जब बच्चा होगा ना छोटा, तो वो सीईओ की तरह सोचेगा, वो जूनियर सीईओ बन जाएगा। हम कंफ्यूज करके रखते हैं बच्चों को, जो मुझे इस एजुकेशन सिस्टम से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र आता है, गैप नज़र आता है हमारे पूरे इंटायर एजुकेशन सिस्टम में, कि हम बच्चों को स्पेसिफिकली जॉब्स के लिए तैयार कर रहे हैं, और वो भी हम पूरा तैयार नहीं कर रहे, आधा अधूरा। कोई बच्चा मुझे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट मिलते हैं, तो उनके पास डिग्री तो होती है बट एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होती। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है कि आपके बैगेज में रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो एक बैगेज बनता है। जब आप ट्रैवलिंग करने जाते हैं, लाइक आप नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हैं, तो आपको एक पूरी किट लेके जानी होती है, कपड़े भी लेके जाने होते हैं, गर्म दवाइयाँ भी लेके जानी होती हैं, और तमाम वो ज़रूरियात की चीज़ें लेके जानी होती हैं जो आपके साथ हो। तो वो जब साथ हम सारी चीज़ें मिलाते हैं तो एक बैगेज बनता है, और वो बैगेज ही हमें वहाँ हेल्पफुल होता है। अगर उसमें से कोई एक चीज़ भी रह जाए, लाइक आपके गर्म कपड़े सिर्फ रह गए, तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे सर्दी में? नहीं। अगर पैसे रह गए, अगर मोबाइल का चार्जर रह गया, बैकअप रह गया। तो इसी तरह जब हम जॉब करने जाते हैं या कोई काम करते हैं, तो अगर हमारे इस बैगेज में कोई अगर स्किल सेट रह गए हैं, तो वो जॉब पे जाके डेवलप नहीं होते। अब कंपनीज में ना, कंपनीज पहले होती थी, इंस्टीट्यूशंस होती थी, सिखाती थी लोगों को काम। अब जितनी भी कंपनीज आपको मिलती हैं वो कॉर्पोरेट कल्चर वाली है। वो कहते हैं सीखा हुआ बंदा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। वो इंटर्न भी रखते हैं तो कहते हैं यार आपने 2-3 इंटर्नशिप्स की हुई हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है, टाइम वेस्ट नहीं करना उनको। जी बिल्कुल, फास्ट वर्ल्ड है। तो आपको ऐसे रिसोर्सेज चाहिए जिनका प्रॉपर बैगेज हो, उनके बैगेज में वो तमाम ज़रूरत की चीज़ें हों जो कि कॉर्पोरेट में चाहिए। तो इसी तरह जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो एक फाउंडर को तमाम काम करने पड़ते हैं अपने बिजनेस के। उसको फाइनेंसेस भी देखने हैं, सप्लाई चेन भी देखनी है, इनोवेशन भी देखनी है, उसको सफाई भी करनी है अपनी ऑफिस की, उसको जो है कैश फ्लोज भी देखने हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखने के लिए उसके पास इन सारी चीज़ों के लिए स्किल सेट होना चाहिए, रिक्वायर्ड उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक चीज़ होती है जिस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि इंटेलेक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज जो है ना, ये बहुत बड़ा गैप है। मुझे आज जो ग्रेजुएट्स नज़र आते हैं मार्केट में, उनमें इंटेलेक्चुअल नॉलेज मिलती ही नहीं है। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इसको भी इलाबोरेट करें कि ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज होती क्या है। एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है स्ट्रीट स्मार्ट होना। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं, बट वो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। उनको पता होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है गेटिंग थिंग्स डन। सो हमें ऐसे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, स्टार्टअप फाउंडर चाहिए होते हैं जो काम करके आए। उनको लस बेला पे भी जाना है तो पता हो वहाँ पर क्या क्या मिलता है, मेरा सप्लायर कैसे बैठा हुआ है, और उसको अगर न्यूयॉर्क भी जाना हो तो उसको पता हो मुझे सप्लायर कैसे मिलेगा। तो स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं तो आपके पास एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज आती है, आप लोगों से मिलते हैं, हज़ारों आपके कनेक्शन होते हैं, आप नेटवर्किंग करते हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, आप डिफरेंट हैकाथॉन्स में जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, आप जो है रिसर्च को मुताला करते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, तो आप में एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बिल्ड होती है जिसको इंटेलेक्चुअल नॉलेज कहा जाता है। सो ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज जितने भी स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, वो रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे कम फोकस करते हैं। क्यों? बोर्ड के पेपर देने, रट्टा लगा के ही देने। बट जब बच्चे को पता होगा ना, और उसको पता होगा कि यार मुझे किडनी पे भी अगर एक 500 वर्ड्स का कोई आर्टिकल लिखना है या किसी सवाल का जवाब लिखना है, तो अगर उसको किडनी फंक्शन सिर्फ पता होगा ना, तो वो 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख सकता है, वो सवाल का जवाब दे सकता है। हम उसको पूरी जिंदगी ये नहीं समझा पाते कि किडनी फंक्शन कैसे करती है, बट एक इंग्लिश में हम उसको रट्टा जरूर लगवा लेते हैं, और वो पेपर तक ही उसको याद होता है। पेपर के अगले दिन पार्टी करता है और सब भूल जाता है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स पे काम नहीं कर रहे। सो ये जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को रिसर्च करवाते हैं, बच्चों को भेजते हैं मार्केट जाएं, सर्वे करके आए क्या हो रहा है। फिर अकॉर्डिंगली जब उनका माइंडसेट डेवलप होता है और जब वो बड़े भी हो जाते हैं, तो उनको फिर ये पता होता है
कि भाई मुझे कैसे अपना बिजनेस करना है, कैसे मार्केट चैलेंजेस को फेस करना है, क्योंकि याद रखिएगा मार्केट में बहुत सारी फोर्सेस होती है। जब आप कोई भी बिजनेस करने का सोचते हैं उन फोर्सेस से लड़ना पड़ता है। तो उन फोर्सेस से लड़ने के लिए आपको वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज चाहिए। ये सारी नॉलेज आपको बुक्स में नहीं मिलती, ये मार्केट से मिलती है, जब आप जाते हैं लोगों से मिलते हैं। और ओपन टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग जब तक नहीं होगी, कंटिन्यूअसली जो चेंजेस आते जा रहे वर्ल्ड को, उसको अडॉप्ट करना, सीखना, समझना, पढ़ना, मेरे ख्याल में ये चीज़ भी ऐड होती रहनी चाहिए। क्योंकि हम अपग्रेड। आजकल ना टीचर्स को एक और जो मिसिंग मुझे पार्ट लगता है, गैप लगता है, जिसको एलिमिनेट किया जा सकता है अगर हम इंगेजमेंट इंक्रीज करें, टीचर्स की भी स्टूडेंट्स की भी, उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इंगेज करें। हम थ्योरेटिकल लर्निंग के साथ साथ बच्चों को ना ऐसी एक्टिविटीज दें या ऐसी वर्कशॉप्स दें जिसमें उनकी इंटरेक्शन हो दुनिया से बाहर भी। अपने जो एक छोटी सी दुनिया उन्होंने बनाई हुई है वहां से बाहर निकले, वो स्कूल से बाहर निकले। तो प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी हम लेवल की बात करें, चाहे वो नर्सरी हो, चाहे हम मैट्रिक की बात करें, ए लेवल्स की बात करें, चाहे वो बीएस प्रोग्राम्स क्यों ना हो, बच्चों को प्रोजेक्ट्स वो देने चाहिए जो एक्सटर्नल इंगेजमेंट पे बेस करते हो, चैलेंजिंग हो, मार्केट में जाएं, कंपनीज में जाएं, बात करें। और टीचर्स को भी इसी तरह हमें नर्चरिंग करनी होगी, कंटिन्यूस उनकी एजुकेशन रखनी होगी। हमारे यहाँ जो एक इशू है कि माजरत के साथ अगर किसी को ऑफेंसिव लगे, बट कभी कभी मुझे लगता है कि सच बोलना अच्छी बात होती है, क्योंकि कहीं तो हमें अपनी इस्लाह करनी होगी, कहीं तो हमें खुद को करेक्ट करना होगा। ये मैं उन टीचर्स के लिए बोल रहा हूँ जो अपनी कंटिन्यूस ग्रोथ पे फोकस नहीं करते, वो अपनी डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करते। 20 साल पहले एक टीचर ने एमबीए में एक बुक पढ़ी थी और वो 20 साल तक उस बुक को साथ लेके घूमता है और उसी से बच्चों को पढ़ाता है। तो वो 20 साल पुरानी बातें पढ़ाएगा, ऑब्सोलीट हो गया। आज की अगर आप लेटेस्ट एजुकेशन एडिशन नहीं खरीदते बुक की, तो आप बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं बच्चों के साथ भी, अपने साथ भी। सो ये जो कंटिन्यूस एजुकेशन, जैसे आप देखें मेडिकल की फील्ड में एक चीज होती है सीएमई, कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन होती है। सो इसी तरह के प्रोग्राम्स तमाम फील्ड्स में होने चाहिए टीचर्स के लिए, कि कंटिन्यूस उनकी ट्रेनिंग हो, डेवलपमेंट हो, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पढ़ाई जाए। आप देखिए कोविड में कितना बड़ा चैलेंज था ट्रेडिशनल टीचर्स के लिए, जूम चलाना, जूम पे कॉल करना। क्यों? वो आईटी से फेमिलियर नहीं थे, टीचर्स को पता नहीं होता था बच्चा एब्सेंट है कि प्रेजेंट, तो बच्चे इसमें भी थोड़े से परेशान होते थे, क्योंकि वो टीचर्स स्ट्रीट स्मार्ट नहीं थे, उन्होंने सारी जिंदगी बोर्ड पे पढ़ाया था। बोर्ड पे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, वो बहुत अमेजिंग थे। अगर आज भी आप एक्सपर्ट रेडियो के मैकेनिक हैं तो आप एक्सपर्ट हैं, बट किसी के पास रेडियो नहीं है, आप क्या रिपेयर करेंगे? सो हमारे यहाँ टीचर्स का वही हाल था कि उन्होंने अपनी कंटिन्यूस एजुकेशन पे, ग्रोथ पे काम नहीं किया था। सो ये हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी सोचना होगा कि अगर वो 5 दिन बच्चों को पढ़ाते हैं तो सैटरडे को ना 3 घंटे टीचर्स को पढ़ाने के लिए भी ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इनिशिएटिव्स लेने होंगे, टीचर्स की ट्रेनिंग करवानी होगी। हर हफ्ते नहीं करवा सकते, महीने में एक प्रोग्राम करवा ले, साल में 12 प्रोग्राम्स हो जाएंगे। लेकिन कुछ टीचर्स को भी इनिशिएट लेना चाहिए ना, कि वो भी नई नई टेक्निक्स को खुद लर्न करने की कोशिश करें। यूट्यूब का ज़माना है, एआई का ज़माना है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और जिनको फिक्र होती है वो करते भी है। ऐसा नहीं है कि टीचर्स अपनी डेवलपमेंट पे काम नहीं करते, ग्रोथ पे काम नहीं करते। आज दुनिया में जितने भी बड़े आपको टेक फाउंडर्स मिलते हैं या आपको जितने भी बड़े आदमी मिलते हैं, उनका कोई ना कोई उस्ताद होता है, किसी से पढ़ के ही वो बड़े आदमी बने। तो उस्ताद तो हमेशा थैंकलेस जॉब होती है, कंट्रीब्यूशन पे ही काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स नहीं पढ़ते, बट एक बहुत बड़ी तादाद है जो कंटिन्यूस एजुकेशन पे, लर्निंग पे फोकस नहीं करती। आप अगर कंटिन्यूस लर्निंग पे फोकस करते हैं तो आपकी डेवलपमेंट होती है और आपकी ग्रोथ बढ़ती है, आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका पर्क्स बढ़ते हैं, आप एक अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जब आप अपनी एजुकेशन पे काम करते हैं। अगर आपने कोई 10-12 साल पहले डिग्री की थी, एक रिफ्रेशर कर ले, उससे आपको स्किल डेवलपमेंट का कोई कोर्स कर ले, कोई एआई की चीज़ सीख ले। क्योंकि देखें आज टीचर्स का सबसे बड़ा चैलेंज है कि बच्चे जी एआई से चीटिंग करके आ जाते हैं। पहले गूगल से करते थे, अब एआई से करते हैं। तो मैं टीचर्स को कहता हूँ यार आप एआई एक्सपर्ट बन जाए, आपको भी पता हो कि एआई वाली चीटिंग को कैसे पकड़ा जाता है। आप उनको प्रोजेक्ट ही ऐसा दें कि वो एआई पे ही करके आए, बट वो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट हो,
वो अमेजिंग प्रोजेक्ट हो जिसमें आपको पता हो किस तरह की प्रॉम्प्ट देनी है, किस तरह उसको चेक करना है। एआई का ज़माना है अगेन, तो चलो एआई पे पढ़ाते हैं। तो उसके लिए पहले टीचर को एआई सीखनी पड़ेगी। हम सही। सिर्फ कंप्लेन नहीं कर सकते और हम स्टूडेंट को रोक भी नहीं सकते कि स्टूडेंट एआई का यूज ना करे, उसको करना है, प्रोडक्टिव यूज करे। क्योंकि आज से 5 साल बाद आपकी जो 80% काम है वो एआई करेगा। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ह्यूमन रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, ह्यूमन रिक्वायरमेंट रहेगी। याद रखिएगा, एआई ह्यूमन रिक्वायरमेंट को कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकता। मैंने इस पे बहुत रिसर्च किए, बहुत आर्टिकल्स पढ़े, लिखे भी है मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स कि एआई ह्यूमंस को एलिमिनेट नहीं कर सकता, बट तब तक जब ह्यूमंस अपडेटेड रहें। लेकिन आपकी एआई क्रिटिकल तो थ्रेट है थ्रेट तो ह्यूमैनिटी है, को। बट उनके लिए है जो खुद को अपडेट नहीं करेंगे। मैंने यही कहा कि आपको अपडेट रखना होगा खुद को। आपको भी जैसे एआई की स्पीड चल रही है, अपनी स्पीड को वैसे ही एक्सेलरेट करना होगा। जब तक आप एक्सेलरेट नहीं करेंगे फिर एआई आपसे आगे निकल जाएगा। एक टीचर को किस तरह की स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए अपने आप को, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए? देखिए, बहुत सारी ऐप्स मौजूद हैं। पहले आप उन ऐप्स को खुद देखें, उनको सीखें। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, पेड होती हैं, अनपेड भी बहुत सारी है। ये एक आर्ग्यूमेंट है। ये आप एप्लीकेशंस की बात करते हैं एप्लीकेशंस या की बात करो, ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं? ऑनलाइन मौजूद हैं। आप डिजिटल लर्निंग मेथडोलॉजीज आती हैं, उनको देख सकते हैं। आप डिजिटल स्क्रीन्स को यूज़ कर सकते हैं, आप डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट ऐसे दें जिसमें टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है, तो आपकी ना लर्निंग पैराडाइम्स बढ़ जाएंगे। हमने लिमिट किया हुआ है खुद को, हम उससे बाहर नहीं निकलते। सो जब हम प्रोजेक्ट्स ऐसे, उसके लिए पहले शर्त ये है जो मैंने पहले भी बात की, आपको पहले खुद सीखना होगा, फिर स्टूडेंट्स को उन प्लेटफॉर्म्स की तरफ लेके आना होगा। ऐसे हज़ारों प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ पर आप लर्निंग कर सकते हैं। कोर्सेरा पे चले जाएं, और अगर पेड हो भी, लेट सपोज अगर आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई $50 का कोर्स करना पड़ रहा है, कोई 10-15 हज़ार रुपये का अगर आप कोर्स कर लेते हैं, और अगर वो आपकी कैरियर में और आपके टीचिंग मेथडोलॉजीज में थोड़ा सा इजाफा कर लेता है, तो वो बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इतने का तो 10-15 हज़ार का आजकल एक जूता ले लेते हैं लोग, सही बात है, एक पर्स ले लेते हैं। बट अगर आप कोई स्किल सीखते हैं ना, वो आपको उससे हज़ारों टाइम ज़्यादा आपको रिटर्न देता है। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी आती है और आपने $50 का ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया, याद रखिएगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक गिग जो है ना, वो $40-50 या $100 पे कर देती है। एक गिग का मतलब होता है टास्क, प्रोजेक्ट। अगर आप हज़ारों प्रोजेक्ट करते हैं तो आप मुझे पता है कितना रिटर्न आ जाएगा। अच्छा तो खासा देखा जाता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। ये जो आप एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। आप खुद को अच्छा महसूस करते हैं ना, फिर जब आप फ्लो के साथ चलते हैं तो फिर आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता दूसरों के सामने। ऐसे ही जब है। 10 लोग बात कर रहे होते हैं तो आप अवेयर होते हो, आप खुद इस पे इनपुट दे सकते हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और एक चीज़ थी, मैंने एक कोर्स किया था, आज से कोई 10 साल पुरानी बात है, 2014 में किया था, 2014 में। वो था मॉडर्न टीचिंग मेथडोलॉजीज पे। बहुत अच्छा कोर्स था, कोई ट्रेनर्स आए हुए थे बाहर से, तो ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में मैंने किया था। अच्छा। तो वहाँ पर वो बड़ी अच्छी बात की थी ट्रेनर ने। कहते टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है ना, वो इतना यूनिक होता है कि उसमें अगर प्यार और इमोशंस और एम्पैथी नहीं है तो वो रिश्ता कभी भी कामयाब रिश्ता नहीं होगा। सो हमारे यहाँ एक चीज पे फोकस नहीं किया जाता है, वो है एम्पैथी। अगर एम्पैथी पे हम फोकस करें, अगर स्टूडेंट्स के साथ आपकी केमिस्ट्री मिलती है, आप पहले उनको पहचाने जाने, उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा एम्पैथेटिक होना पड़ता है। आपको थोड़ा सा अपने एटीट्यूड पे, अपने एटीट्यूड पे काम करना पड़ता है, अपने नेचर पे काम करना पड़ता है। आप जब उस्ताद होते हैं ना, तो आप एक फिगर होते हैं, पब्लिक फिगर होते हैं, और आपको फॉलो कर रहे होते हैं आपके स्टूडेंट्स, तो आपको अपना एटीट्यूड भी उस्तादों वाला रखना होता है, आपको हेल्पिंग हैंड बनना होता है। एक और चीज़ मैं बात करता हूँ हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ, और जहाँ मौका मिलता है टीचर्स को भी कहता हूँ कि आप उस्ताद बनने के बजाय ना कोच बने।
और याद रखिएगा क्रिकेट टीम वही कामयाब होती है जिनका कोच बहुत अच्छा होता है, और याद रखिएगा स्टूडेंट्स भी वही कामयाब होते हैं जिनके उस्ताद कोचेस की तरह उनके साथ चलते हैं। आप अगर उतनी ही जॉब करेंगे जितनी आपको इंस्टीट्यूट सैलरी दे रही है तो कभी भी आउटकम अच्छा नहीं आएगा। एग्जैक्टली। आप दे रहे हैं ना 3 घंटे क्लासरूम में खड़े हुए ना, तो अच्छे क्वालिटी 3 घंटे दे दें। आपकी सैलरी और आपकी जितनी भी और चीजें, ये आपका और इंस्टीट्यूट का मसला है। एग्जैक्टली। आप अगर 3 घंटे उस क्लासरूम में दे रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो 3 घंटे आप वैल्यू टाइम दें। सही कह रहे हैं। 3 घंटे तो वैसे ही जाया कर दिए। सो ये भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अपने फुल पोटेंशियल पे बहुत सारे टीचर्स जो हैं आउटपुट नहीं दे पाते या वैल्यू नहीं दे पाते। आप कभी भी एजुकेशन को पैसों से काउंट ना करें। एग्जैक्टली आजकल यही टीचर्स का अलमिया है कि वो कहते हैं कि हमें तो सैलरी मिलती नहीं है, और दूसरा टीचर्स पे बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ हैं। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ लगाते हैं। आपने पेरेंट तक नहीं जाना, इतनी बात नहीं करनी, और मतलब एक लिमिट, जो लिमिट्स होती है ना, अगर उसको बाउंड्री दे दोगे तो फिर टीचर तो फिर उस्ताद तो फिर ख़त्म हो जाएगा ना सारा कॉन्सेप्ट। दोनों को होश के नाखून लेने होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, चाहे वो स्कूल्स की हों, यूनिवर्सिटीज़ की हों, कॉलेजेस की हों। कभी भी आप जब एक्सप्लॉयट करते हैं ना किसी को, तो आप याद रखिएगा आपको बदले में भी एक्सप्लॉयटेशन ही मिलती है। अगर आप टीचर को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, कोई अगर स्कूल टीचर को एक्सप्लॉयट कर रहा है, तो याद रखिएगा उस स्कूल की भी जो इमेज है वो एक्सप्लॉयट होगी। क्योंकि अगर बच्चे अच्छे नहीं हैं, पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे, वर्ड ऑफ माउथ बहुत बुरा जाएगा, तो अगेन वो जो रिपुटेशनल डैमेज होता है वो टीचर का नहीं होता, स्कूल का होता है। सो हैप्पी टीचर्स, हैप्पी स्टूडेंट्स, हैप्पी पेरेंट्स, हैप्पी सोसाइटी। एग्जैक्टली यही एक फॉर्मूला है। ज़बरदस्त। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगी कि आप HR में भी काम कर रहे हैं, तो एक टीचर जब अप्लाई करता है जॉब के लिए, तो वो मतलब उसका क्या मॉडल क्या होना चाहिए, वो क्या उसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए कि वो अब रेडी है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए? देखिए, पहले तो आपको जॉब को एनालाइज करना होता है। हमारे यहाँ एक CV बना दी जाती है जो कि फिट फॉर ऑल होती है। जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं, हम कहते हैं यार हर बीमारी पे लग जाएगी। जो डॉक्टर कम पढ़े लिखे होते हैं ना, तो वो सबसे पहले बगैर टेस्ट कराए एंटीबायोटिक दे देते हैं, यार जो भी होगा ना कहीं लग जाएगी। सो हम भी इसी तरह एक CV बना लेते हैं, 50 जगहों पे अप्लाई करते हैं, कहते हैं कहीं से एक इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। बट अगर हम अपनी CV को वैल्यूएबल बनाएंगे ना, रिक्वायर्ड स्किल सेट, लेट्स सपोज आप मोंटेसरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अर्ली एजुकेशन के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। अगर आप वो कर लेंगे ना, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन वो CV बनाना नहीं सिखाते, वो तो बता देते हैं ये मॉन्टेसरी मटेरियल है, ये सब ऐसा है, आपके ये प्रेजेंटेशंस CV है। आपने उनसे बनाना नहीं सीखनी, CV आपने खुद बनानी है, बट वो आपकी CV का आइटम है। सही। अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट है अर्ली एजुकेशन का, और आप एक अर्ली एजुकेशन प्रोग्राम के लिए किसी स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं और आपकी CV में वो हाईलाइटेड है, तो वो CV आइटम है। ठीक है। और इसी तरह आपने मॉडर्न टीचिंग पे कोर्सेरा से 4 और कोर्स किए हुए, गूगल गैराज से 3-4 कोर्सेज किए हुए, ये सब CV आइटम्स है। आज याद रखिएगा, आज से कुछ साल पहले तक ये चीज़ें मुश्किल होती थी। आज आपके मोबाइल फ़ोन पे एक्सेसिबिलिटी है, आप 10 मिनट में किसी भी कोर्स में इनरोल हो जाते हैं और घर बैठे अपने इंटरनेट पे वो कोर्स कंप्लीट करते हैं। और हज़ारों ऐसे कोर्सेज हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, जिनके लिए कोई पेमेंट नहीं देनी होती, बस थोड़ा सा आपको अपना एक्स्ट्रा टाइम देना होता है। वो कोर्स कर लेते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब तो जितनी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े बड़े गूगल हो, चाहे कोर्सेरा हो, चाहे US MOOCs हो, उन सब के जो सर्टिफिकेशंस हैं वो इजीली डिजिटली वेरीफाइबल होते हैं। तो वो एम्प्लॉयर्स अगर उसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। सही। मैं US MOOC का एम्बेसडर हूँ। US MOOC के कोर्सेज होते हैं ओपन के, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। रीलो पाकिस्तान करवा रहा है, US एम्बेसी से स्पॉन्सर्ड होते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं। वेबसाइट का नाम बताएंगे? US Open MOOC, अगर कोई भी सर्च करेगा तो बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। वो सारे कोर्सेज फ्री हैं और वो साल में 3 मरतबा ऑफर होते हैं। Alright. और उनकी सर्टिफिकेशन मिलती है आपको, US एम्बेसी उनकी सर्टिफिकेशन देती है। सो वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो ये तो मैं एक प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। आप जब सर्च करने जाएंगे ना गूगल पे, इंटरेस्ट होगा
तो तो आपको फिर रास्ते बहुत मिल जाते कुछ हैं। मिल सकता वो है। कहते हैं जहाँ चाह होती है ना वहाँ राह होती है। बिल्कुल बिल्कुल सो बिल्कुल आप बिल्कुल। सीवी आइटम, ये सारे सीवी आइटम के कलेक्टिबल्स होते हैं। वो किसी किसी को शौक होता है ना वो कलेक्टिबल्स का, तो मैं कहता हूँ ये आपकी कलेक्टिबल्स हैं। जब आपको जॉब चाहिए, कैरियर बिल्ड करना है, तो आप अपनी सीवी पे मैक्सिमम चीजें बिल्ड अच्छा, करें। कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हैं कि सीवी जितनी ज़्यादा बड़ी होती है वो टीचर उस तरह से रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसको फिर सैलरी भी उस हिसाब से देनी होती है। तो आजकल जो फ्रेशर होता है उसको लोग प्रेफर करते हैं कि भाई ये सीख भी लेगा और हमारे साथ एडजस्ट भी हो जाएगा और सैलरी भी ज़्यादा नहीं लेगा। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट सीवी की जो साइज है, अगर आपका 5-10 साल का भी एक्सपीरियंस है तो 2 पेज सीवी इनफ है। और अगर आपका 5 साल के अंदर अंदर एक्सपीरियंस है तो 1 पेज सीवी इनफ होता है। और ये जो सही। सारी मैं चीजें बता रहा हूँ इसके लिए कोई पेजेस नहीं चाहिए, कोई किताब थोड़ी लिखनी है। सीवी के कॉर्नर में होता है स्किल्स एंड कोर्सेज। बिल्कुल। आपने वहां 10 कोर्सेज किए हैं, उनके नाम लिख दिए, साल लिख दिया, इशूइंग अथॉरिटी लिख दी, बुलेट्स में आ जाएंगे 10 कोर्सेज। कोई ज़्यादा स्पेस नहीं लेंगे आप। तो कैनवा आ गया है और बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर इजीली आप अच्छी सीवी डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई कंसल्टेंट नहीं चाहिए। और उसकी अगर आपको इंग्लिश ठीक करनी है, ग्रामर ठीक करनी है, वो अपना डेटा उठा के एआई को दे दें, एआई आपको डेटा ठीक करके दे देता है, इंग्लिश ठीक करके दे देता है। तो सारे टूल्स अवेलेबल है। तो अपनी मैं यही इंग्लिश कह रहा हूँ कि एआई का पॉजिटिव यूज भी अवेलेबल है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ता है उसके लिए। मैं कहती हूँ एआई ने तो उसकी वो करेक्शंस कर दी, लेकिन अपनी इंग्लिश को कैसे सही करें, अपने आप को कैसे स्पीकिंग पावर को इम्प्रूव करें, ये आजकल की लड़कियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुछ लड़कियाँ फ्लुएंटली बोल लेती हैं, टीचर्स की बात कर रही हूँ, और कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है मल्टीपल कोर्सेज करने के बाद भी। स्पोकन उनकी दुरुस्त नहीं होती, ग्रामर तो चलो ठीक है, वो कहते हैं कि चल जाता है, वो फ्लुएंसी नहीं आ रही होती उनकी। उसका एक ही तरीका है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी फ्लुएंसी नहीं आएगी। आपको बोलना होगा, चाहे अपने घर वाले हैं, बच्चे हैं, पड़ोस के बच्चे हैं, छोटे बच्चों को बुला लें पड़ोस से, उनसे बात करें। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये कोई लैंग्वेज कोई भी हो, आप तो इंग्लिश की बात कर रहे हैं, बलोची भी अगर आप ओकेजनली बोलेंगे तो सही नहीं बोल सकते, आप पश्तो भी ओकेजनली बोलेंगे तो सही नहीं बोल सकते। तो सिर्फ ये एक लैंग्वेज की बात नहीं है, तमाम लैंग्वेजेस का एक ही प्रिंसिपल है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी इंग्लिश ठीक नहीं होगी। कितनी इम्पोर्टेंट है इंग्लिश? आज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इतनी भी नहीं है कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक ना हो और सिर्फ अंग्रेजी बोलना आती है तो आपकी गुंजाइश नहीं है। क्योंकि मैंने सुना था कि एक बड़ा लीडिंग स्कूल है, वहाँ प्रायोरिटी आपकी इंग्लिश है, उसके बाद वो आपकी दूसरी चीज़ें चेक करते हैं, बल्कि वो आपको खुद ही ट्रेन कर लेते हैं। बस आप फ्लुएंट, मतलब एक्सट्रीम फ्लुएंसी होनी चाहिए आपके अंदर। देखिए ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। हर पेरेंट की ये ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे अंग्रेज़ी बोले, क्योंकि सबकी दबी हुई ख्वाहिश ये भी होती है, चाहे वो जितने भी पैट्रियट हो, कि बच्चों को बाहर भेजना है, बच्चों को फॉरेन भेजना है, यूके जाएंगे, यूएसए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में कम्युनिकेशन होगी। तो एक बाय डिफ़ॉल्ट ये जो प्री पार्टीशन हमें क्रेज़ है कि, और होता भी है, ये रियलिटी भी है, ट्रेंड भी बन गया है। क्योंकि चाइनीज जब आते हैं तो वो चाइनीज में बात करते हैं, रशियन आते हैं तो रशियन में बात करते हैं, बट हमें इंग्लिश में ही बात करनी है। टर्की में भी यही होता है। सो हर जगह एक लैंग्वेज होती है ना। हमारे साथ जो शुरू से मसला रहा है, हम 10 ज़बानें सीखनी पड़ती हैं हमें, तो हमें कोई भी किसी एक ज़बान में हम एक्सपर्ट नहीं होते। हम जब पैदा होते हैं तो अपनी मदर टंग में बात करते हैं, चाहे वो पश्तो, पंजाबी, व्हाट्सएवर जो भी हो। थोड़े से बड़े होते हैं तो मोहल्ले की लैंग्वेज सीखते हैं, उससे बड़े होते हैं तो उर्दू सीखते हैं, थोड़े से और बड़े होते हैं तो मुफ्ती साहब आ जाते हैं, अरबिक सीखनी होती है, और थोड़े से बड़े होते हैं स्कूल जाते हैं तो इंग्लिश सीखनी होती है, थोड़े से और बड़े होते हैं तो और मैथ सीखनी पड़ती है, वो भी एक लैंग्वेज ही है, और थोड़े से और बड़े होते हैं तो अब आप फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, रशियन, चाइनीज, ये भी पढ़ाई जा रही है स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी। और फिर सोसाइटी से कम्युनिकेट करने के लिए आप थोड़ी बहुत पश्तो भी जानते हैं, थोड़ी बहुत बलोची भी जानते हैं, थोड़ी बहुत सराइकी भी जानते हैं, सब सीख लेते हैं। तो हम जब बड़े होते हैं ना, थोड़े से एडल्ट हो जाते हैं, तो 10-15 लैंग्वेजेस का मिक्सचर होता है हमें। हम किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट नहीं होते।
सही कह रहे हैं आप। फिर वो एक प्रॉपर लैंग्वेज बोल नहीं पा रहे, फिर एक जैसे कहते हैं ना, उर्दू ज़बान तुर्की का लफ्ज़ है और वो डिफरेंट ज़बानों से सो ये मिलके एक बना है। सोसाइटल डिलेमा है जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते। अभी शायद और 50 साल लगेंगे हमें इस डिलेमा से बाहर निकलने के लिए, बट स्टिल जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं आपको उनके साथ चलना पड़ता है। आखिर में मैं कहूँगी कि कोई एक अच्छा सा सोसाइटी को मैसेज दें, बिल्कुल ही डिफरेंट सा, कि हम कुछ लर्न करें उससे। देखिए एक चीज़ होती है अप स्किलिंग एंड री स्किलिंग। आज के इस पूरी डिस्कशन का मैं मफहूम अगर बताऊं तो हमें फोकस रखना है कंटिन्यूस अप स्किलिंग पे, जो स्किल नहीं आते उनको सीखना है, और एक होती है री स्किलिंग जो पुराने हो चुके हैं उनको दोबारा सीखना है। सही। सो अगर हम अपनी लाइफ का ये एक पैटर्न बना दें, पार्ट बना दें कि हमें अप स्किलिंग एंड री स्किलिंग पे फोकस करना है, तो शायद कामयाबी हमारी मीरास होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत यूनिक इन्फॉर्मेशन हमें मिली, और ख़ास तौर पे आपकी जो स्माइल है उसने शो को चार चांद लगा दिए थे। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा ज़रूर बुलाऊंगी। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कपिल से बात करके ख़ास तौर पे आपको कैसा फ़ील हुआ। और अगर आप किसी टॉपिक पे हमसे बात करना चाहते हैं, आप कुछ सुनना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उसके साथ ही महरीन मुश्ताक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।